हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 17 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा दिखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो में एक प्रश्न था, मैत्री पाइपलाइन परियोजना। इसका उत्तर हमने बताया था भारत बांग्लादेश, वो गलत हो गया था। भारत और श्रीलंका हमने कल की वीडियो में बता दिया था, भारत और बांग्लादेश होगा। उसका राइट आंसर क्या होगा, भारत और बांग्लादेश। वो जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, भारत और बांग्लादेश उसका राइट आंसर होगा। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह परियोजना भारत द्वारा बांग्लादेश में डीजल सप्लाई के लिए चलाई गई थी और इसकी परियोजना की लंबाई कितनी है, 131.5 किलोमीटर लंबाई है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रश्न को, ये प्रश्न कल का प्रश्न है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। पार्टी कौन सी इनकी, नेशनल पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल पार्टी इनकी पार्टी का नाम है और ये 38वें प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के बनाए गए हैं। पूर्व में इनके पूर्व में प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्रिस हिपकिंस इनके पूर्व में प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। जेसिका आर्डन, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। जेसिका आर्डन ये न्यूजीलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, लूला डी सिल्वा ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। जॉर्जियो मेलोनी ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे क्योंकि काफ़ी चर्चा में है ये। हुन मानेट ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्रधानमंत्री, ये भी काफ़ी चर्चा में थे। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान समय में ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये सभी चर्चित नाम है, आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कुक जल संधि ये न्यूजीलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है। IIT BHU द्वारा इसका विकास किया गया है। IIT BHU द्वारा इसका विकास किया गया है। हरित हाइड्रोजन का मतलब क्या है, यह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा होती है या क्लीन एनर्जी होती है, आपको याद रखना है। हरित हाइड्रोजन यह क्लीन एनर्जी होती है और भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का है, 2070 तक का है। इसको भी आपको याद रखना है। 2070 तक का लक्ष्य भारत का है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना कब तक का है, 2070 तक का, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। H1 इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोटियम कहते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 को क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, इसको भी आपको याद रखना है। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, शर्म अल शेख इजिप्ट या मिस्र में इसका आयोजन किया गया है। COP28 का आयोजन ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। और हाइड्रोजन मिलने के बाद क्या बनते हैं, हीलियम और ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में एक और जानकारी आप देख लीजिए कि जो एक अभी नया महाद्वीप खोजा गया उसका नाम क्या है, जेलिंडिया महाद्वीप। जेलिंडिया महाद्वीप ये 8वां महाद्वीप खोजा गया है और इसका जो महाद्वीप खोजा गया है इसमें बताया जा रहा है कि इसके अधिकांश भाग पानी में या समुद्र में डूबे हुए हैं। कुछ भाग जो पानी के ऊपर हैं उसी पर न्यूजीलैंड स्थित है। तो न्यूजीलैंड जेलिंडिया महाद्वीप का भाग बताया जा रहा है। अभी भविष्य में जेलिंडिया महाद्वीप 8वां महाद्वीप होगा तो इसमें न्यूजीलैंड शामिल हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड कहाँ पर है, ऐसा बताया जा रहा है कि यह जेलिंडिया महाद्वीप का जो पानी के ऊपर वाला भाग है उस पर न्यूजीलैंड स्थित है। तो यह जानकारी भी आपको याद रखनी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है, तो 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया है।
5 खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से खेल हैं? क्रिकेट हो गया, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल, या इसको सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं। इन 5 खेलों को शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो IOC की 141वीं बैठक हुई। कहाँ पर हुई? मुंबई में कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर में इसकी बैठक हुई। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक में इन 5 खेलों को शामिल किया गया है 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में। आपको याद रखना है। क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया है। अब क्रिकेट को इससे पहले भी शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था और यह टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में इसको शामिल किया गया था। इसमें केवल एक मैच हुआ था और उस मैच में इंग्लैंड विजेता रहा था। इसको भी आपको याद रखना है। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में जो क्रिकेट शामिल हो रहा है उसको T20 फॉर्मेट में शामिल किया जा रहा है और इसमें पुरुष और महिला टीम दोनों इसमें शामिल हो रही हैं और 6-6 मैच दोनों के इसमें खेले जाएंगे, यानी पुरुष के भी 6 मैच और महिला के भी 6 मैच इसमें होंगे। तो जो 2028 लॉस एंजल्स में क्रिकेट को शामिल किया जाता है वो किस फॉर्मेट में शामिल किया गया है? T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया। आपको याद रखना है। इसमें पुरुष और महिला दोनों टीम को शामिल किया गया है। ये 34वां ओलंपिक है। 2028 का ओलंपिक कौन सा है? 34वां ओलंपिक है। कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में। 2024 का ओलंपिक ये 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। और 2020 का जो ओलंपिक हुआ था 32वां ओलंपिक, वो कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान में होता है। इन सभी को आपको नोट कर लेना है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। 2024 में जो वही ओलंपिक होगा कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। इसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया, लेकिन ब्रेक डांस को 2028 में शामिल नहीं किया गया है। इसको आपको नोट कर लेना है। जो ब्रेक डांस है इसको 24 में शामिल किया गया है, लेकिन 28 में शामिल नहीं किया गया है। टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो पहला ओलंपिक एथेंस, ग्रीक में हुआ था। 1896 में हुआ था। IOC, अब स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 23 जून 1984 को इसकी यहाँ पे होगा 23 जून 1884। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 23 जून 1884 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेना है। कॉमनवेल्थ गेम पहला संस्करण इसका कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था 1930 में। 22वां संस्करण कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ। इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे और चौथी रैंक पर भारत था। इसमें पहली रैंक पर कौन थे? तो पहली रैंक पर इसमें ऑस्ट्रेलिया था। यह भी आपको याद रखना है। एशियन गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर खेला गया था? दिल्ली में खेला गया था। कब? 1951 में खेला था और इसमें भारत ने कुल 51 पदक जीते थे। तो 51 में खेला गया था और भारत ने 51 पदक ही जीते थे। अभी हाल ही में 19वां एशियन गेम्स खेला गया है 2023 में। कहाँ पर खेला गया है? हांगझो, चीन में इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक भारत ने जीते हैं। भारत की रैंक कौन सी? भारत की रैंक चौथी है और इसमें पहले स्थान पे कौन आया है? पहले स्थान पे चीन आया है। चीन ने कुल कितना गोल्ड जीता है? 201 गोल्ड ये चीन ने जीता है और भारत ने 28 गोल्ड जीता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एशियन गेम्स से संबंधित एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका प्रारंभ मुंबई में किया गया है। मुंबई में इसका प्रारंभ किया गया है। ये तीसरा संस्करण था। पहला और दूसरा संस्करण का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? मुंबई में ही किया गया था। आपको याद रखना है। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? बंदरगाह का विकास करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, नवाचार करना और निवेश को बढ़ाना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। 5वें काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया और पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया है। 14वें मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। तो काफ़ी वाला सम्मेलन जो हुआ है, 5वां सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है और मसाले वाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? जयपुर, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? यशोभीम, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है।
आपको कमेंट करके बताना है काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ केरल में किया गया है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? केरल में किया गया है। यहाँ पर पहला विदेशी जहाज आया है, वो किस देश का आया है? चीन देश का पहला विदेशी जहाज यहाँ पर आया है। और इसका नाम क्या था इस जहाज का? तो इस जहाज का नाम है झेनहुआ 15। झेनहुआ 15 ये इस जहाज का नाम है। बंदरगाह का निर्माण किसने किया? तो राज्य सरकार और अडानी ग्रुप द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। राज्य सरकार का इसमें 70% निवेश है और अडानी ग्रुप का 30% निवेश है, यह भी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं। सिल्वर लाइन परियोजना ये केरल में स्टार्ट की गई। लोथल पोर्ट या बंदरगाह, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध गुजरात से है। ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, आपको याद रखना है। INS विक्रांत कहाँ से लॉन्च हुआ? कोच्चि केरल से इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया? तो इसको आपका 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था कोच्चि केरल से। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच इसको चलाया गया है। पंचशील समझौता 1954 में किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच यह समझौता हुआ था। वन बेल्ट वन रोड ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यह प्रोजेक्ट चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पद्मा रेल लिंक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बांग्लादेश में किया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मा रेल लिंक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? बांग्लादेश में किया जा रहा है। और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है? तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट जो चीन का प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? मैरीलैंड अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है। मैरीलैंड अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 19 फीट ऊंची प्रतिमा है और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर इसको बनाया गया है? मैरीलैंड अमेरिका में इसको बनाया गया है। 19 फीट की प्रतिमा है। वास्तुकार कौन है? राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। आपको याद होगा राम सुतार जी स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार भी कौन है? राम सुतार हैं, आपको याद होना चाहिए। स्टैटिक के प्रश्न देखिए। भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अब ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये भारत के बाहर है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और यहाँ पर जो भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये किसकी प्रतिमा है? ये संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित। दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछता है तो ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और अगर आप भारत से बाहर पूछता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। और किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भारत में यह प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। कहाँ पर बनाई गई है? लातूर महाराष्ट्र में बनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल हुए थे। मूक नायक पत्रिका और जातियों का अंत, ये मूक नायक पत्रिका है और जातियों का अंत पुस्तक है, ये किसकी थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। और इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था, मतलब भारत रत्न से 1990 में इनको सम्मानित किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ये सभी जानकारी आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है, तो नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल, ये नई संसद भवन के वास्तुकार हैं। पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन है? लुटियंस, ये पुरानी संसद भवन के वास्तुकार, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर को ही FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। तो इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, नो वन लिव बिहाइंड, ये इसकी थीम है। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, नो वन लिव बिहाइंड, ये इसकी थीम आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए।
विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? जो 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम है। विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये इसकी थीम है। G20 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम भी है, आपको नोट कर लेना है यहाँ पे। वसुधैव कुटुंबकम भी इसकी थीम है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी G20 2023 की थीम है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? 2 योजना प्रारंभ की गई है। 2 योजना प्रारंभ की गई है। कौन कौन सी योजना है? पहली है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP और दूसरा है इको मार्क योजना। ये 2 योजना स्टार्ट की गई है। GCP क्या है? तो इसके अंतर्गत जल और वन संरक्षण के लिए पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य करना इसके अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए जल और वन का संरक्षण कर सकता है स्वैच्छिक रूप से, और इसके द्वारा जो उत्पाद होंगे उसका वह व्यापार भी कर सकता है। उत्पाद क्या होंगे? जैसे वन का संरक्षण कर रहा है तो फलों का उत्पाद हो सकता है या कोई अन्य उत्पाद हो सकता है, तो उसका वह व्यापार भी कर सकता है। ये GCP के अंतर्गत आता है। इको मार्क योजना क्या है? उपभोक्ता उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो भी उपभोक्ता उत्पाद होगा उसको बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। जैसे आपका हॉल मार्क होता है, जब सोना आप खरीदते हैं उस पर हॉल मार्क लगा होता है, मतलब वह सोना शुद्ध होता है। उसी तरह से अगर यह जो उत्पाद बनाया जाएगा वो पर्यावरण के अनुकूल होगा तो उस पर इको मार्क लगाया जाएगा। तो यह है 2 योजना स्टार्ट की गई। पहला है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP और दूसरा है इको मार्क योजना। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना ये किस चीज़ की योजना है? तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। मिष्टी योजना, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण से इसका संबंधित है। इसका संबंध किससे है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से इसका संबंध है। PM विश्वकर्मा योजना, इसका संबंध किससे है? बुनकर और शिल्पकारों के लिए। 17 सितंबर को इसको स्टार्ट किया गया था, आपको याद रखना है। 17 सितंबर को इस योजना को स्टार्ट किया गया था। अमृत वृक्ष आंदोलन, ये असम में चलाया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? असम सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। यूरिया गोल्ड कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। यूरिया गोल्ड को क्यों लॉन्च किया गया? तो भूमि में जो सल्फर की कमी है उसको दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो यह कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? छात्रों को स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना, रॉकेट और उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं उन सभी के बारे में छात्रों को जानकारी देना, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। स्पेस ऑन व्हील का मतलब क्या है? यह एक बस होगी, उसके अंदर सारी व्यवस्था इस तरह की बताई जाएंगी, बच्चों को बस चलाई जाएगी और लोग उसको देखेंगे। तो बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट और उपग्रह इन सभी के बारे में उस बस में जानकारी होगी और उसको लोग देखेंगे। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए। PSLV, अब यहाँ पे कुछ रॉकेट हैं जो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसके द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है यहाँ पे हम देखते हैं। PSLV C-54, इस रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया था? OceanSat-3 और भूटान के उपग्रह सहित कुल 9 उपग्रह को इसके साथ C-54 के साथ लॉन्च किया गया था। तो PSLV C-54 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया? 9 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, जिसमें OceanSat-3 और भूटान के उपग्रह शामिल हैं। PSLV C-55 उपग्रह से किसको लॉन्च किया गया है? सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C-56 उपग्रह से किसको लॉन्च किया गया है? DSSAR के साथ सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को, जो सूर्य मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। GSLV F-12 से किसको लॉन्च किया गया? NVS-0 फर्स्ट, ये भारत का 2nd जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया। LVM 3rd M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। SSLV D2, इससे आयादी क्षेत्र और EOS-07 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड किया था
उस पॉइंट का नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल ये कौन थे? ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल कौन सा था? तो 1996 से 2001 तक इनका कार्यकाल था, इसको भी आपको याद रखना है। और पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के? ऐशवर्धन सिन्हा, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हैं। भारत के वर्तमान CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में भी स्ट्रैटेजी के काफ़ी सारे प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी आने वाली PET 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप नोट कर लेते हैं, उसको बार बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आसानी से सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और आपकी PET परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।